गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम 30 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें। ओके, पीडीएफ आपको चाहिए तो कहां मिलेगी? क्रेजी जी ट्रिक के एप्लीकेशन पर। क्रेजी जी ट्रिक के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ रोज अवेलेबल होती है, तो वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा। पूरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की है? तो देखिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा है संजीवनी। इसे शुरू किया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स ऋषिकेश से। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा एम्स ऋषिकेश से हाल ही में शुरू की गई भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसे उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश से शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड आपको पता है एक पहाड़ी एरिया है। नॉर्मली बहुत ही दुर्गम स्थान उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। बार बार बाढ़ आती रहती है, बादल फट जाते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया हिमालय से तलछटी में या तलहटी में बसा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उत्तराखंड में किसी भी प्लेस में अगर कोई पेशेंट है, घायल व्यक्ति है, जिसको इमीडिएट हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है, मेडिकल सर्विस की जरूरत है, तो वहां पर उस व्यक्ति को बहुत ही इजीली रेस्क्यू किया जा सकता है। ओके, तो जल्द से जल्द उसे एम्स ऋषिकेश में पहुंचाया जाएगा और उसकी जान बचाई जा सकती है, उसका इलाज किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया गया है भारत के उत्तराखंड राज्य में एम्स ऋषिकेश से, है ना। तो बहुत ही सिंपल एक फैक्टर है, लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एयर एम्बुलेंस सर्विस संजीवनी स्कीम के अंतर्गत संचालित होगी और पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या पेशेंट की इसने मदद की है तो उससे किसी प्रकार का पेमेंट लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। पूरी तरीके से ये निःशुल्क है। एयर एम्बुलेंस स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है? राज्य में घायल व्यक्तियों को समय पूर्व ही इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, ट्रीटमेंट उनको जल्द से जल्द अवेलेबल हो और उनकी जान बच सके। तो देश की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया गया है एम्स ऋषिकेश से। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका शुभारंभ किया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन डी ओर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो बैलन डी ओर अवार्ड, पहले तो यह याद रखिएगा कि यह फुटबॉलर को दिया जाता है। ठीक है, फुटबॉल के क्षेत्र में बैलन डी ओर अवार्ड फीमेल फुटबॉलर की बात करें तो 2024 में दिया गया एटाना बोनमाटी को। नाम सुना होगा एटाना बोनमाटी का। स्पेन की महिला फुटबॉलर है, काफी सुर्खियों में रहती है, काफी फेमस भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग ये भी है कि 2023 में जो बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया था वो भी फीमेल के लिए एटाना बोनमाटी को ही दिया गया था। तो लगातार दूसरे साल एटाना बोनमाटी, जो कि स्पेन की महिला फुटबॉलर है, महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, इन्हें लगातार दूसरी बार बैलन डी ओर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं एटाना बोनमाटी। ठीक है, अक्टूबर 2024 में पेरिस में प्रसिद्ध फुटबॉल अवार्ड बैलन डी ओर 2024 की घोषणा की गई। देखिए, अलग अलग जैसे कोच ऑफ द ईयर को भी दिया जाता है, मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर को भी दिया जाता है, तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी होती है। यहां पर देखिए, हमने बात की है कि फीमेल फुटबॉलर जिन्हें बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया, तो ये स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है एटाना बोनमाटी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2023 में भी इन्हें ही बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया था। मेल प्लेयर की बात करें, मेल कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में, तो बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया है स्पेन के ही पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी है रॉड्री। पहली बार ही स्पेन के पुरुष खिलाड़ी रॉड्री को बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, पहला खिताब है रॉड्री का। यहां पर 2023 में लास्ट ईयर बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया था अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को।
ठीक है। तो एटाना बोनमाटी तो लगातार दूसरे साल जीती, तो 2023 2024 दोनों में ही विमेंस कैटेगरी का आपको बैलन डी और पता चल जाता है। लेकिन यहां पर मेंस कैटेगरी का जो बैलन डी और है 2023 में दिया गया लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के खिलाड़ी फुटबॉलर, और 2024 में अब किसे दिया गया, रोड्री, स्पेन के पुरुष फुटबॉलर। ठीक है। अदर कैटेगरीज की हम बात कर लेते हैं। मेंस मिल गई और विमेन मिल गई। ठीक है। अब देखिए यहां पर कोपा ट्रॉफी यह भी दी जाती है बेस्ट यंग प्लेयर को, तो यह दी गई है लेमिन यमल को, जो कि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कोपा ट्रॉफी। इसके अलावा मेंस कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो कार्लो एंसलोटी को दिया गया, और यासिन ट्रॉफी दी जाती है गोलकीपर को, वो दी गई है एमिलियानो मार्टिन को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग अवार्ड याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पूछे जा सकते हैं, तो यहां पर ये क्लियर हो जाते हैं। मेंस क्लब ऑफ द ईयर फुटबॉल क्लब, तो ये दिया गया रियल मैड्रिड, स्पेन का फुटबॉल क्लब है, और स्पेन के ही फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को दिया गया विमेंस क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है। बैलन डी और अवार्ड एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। देता कौन है, तो फ्रांसीसी पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल। ये हर साल 1956 से ये अवार्ड प्रदान कर रही है। लियोनेल मेसी को अभी तक सबसे ज्यादा 8 बार बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो लियोनेल मेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 8 बार बैलन डी और अवार्ड। ठीक है। कहां के खिलाड़ी है ये याद रखिएगा, अर्जेंटीना के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं, है ना। एक रोनाल्डो भी काफी सुर्खियों में रहते हैं, तो पुर्तगाल के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनको भी याद रखिएगा। पर यहां पर बैलन डी और अवार्ड की बात हो रही है, तो लियोनेल मेसी को सबसे ज्यादा बार दिया गया, याद रहेगा। बेसिक फैक्ट सारे मैंने आपको बता दिए हैं, यहां से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने आप सभी को कल भी इंफॉर्म किया था कि 100 आवर जीएस का कोर्स जो कि आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है अक्षय सर का, वहां पर देखिए उसकी वैलिडिटी, अक्षय सर लगातार आपके कमेंट देख रहे थे, तो काफी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाना चाहिए, 1 साल की जगह थोड़ी ज्यादा वैलिडिटी की जानी चाहिए। तो देखिए अक्षय सर ने आप सभी को दिवाली गिफ्ट के रूप में इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल की कर दी है। आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। और फिर से मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि देखिए इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 1700 रुपए है, लेकिन अभी आपको 10 दिन ये 999 में 999 रुपए में अवेलेबल है। तो आप इजीली जल्दी करें, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये आपको इस प्राइस पे न मिले, तो फिर आपको कुछ हर्डल आए। इससे अच्छा है कि आप ज्वाइन करें। ठीक है। जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से पूरा जीएस यहां पर कवर करवाया गया है। ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने इसे परचेस किया है, अवेल किया है, वो कमेंट छोड़ते जाइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमने परचेस कर लिया है, हमने इसे अवेल कर लिया है। और जो भी स्टूडेंट ले चुके हैं उनके लिए भी वैलिडिटी अब 2 साल हो गई है, और जो लेने वाले हैं उनके लिए भी अब वैलिडिटी 2 साल मिलेगी जीएस 100 आवर कोर्स की। ओके। तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। और काफी स्टूडेंट को देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सर पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, या फिर जो भी इशू आते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए हेल्पलाइन नंबर आप सभी के लिए मैं रोज मेंशन करता हूं, आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी क्वेरी यहां पर सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा दिवाली सेल के बारे में आप सभी को पता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट का यह भी कहना है कि सर कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा, तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। ठीक है। आप वहां पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी इजीली जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सेल का फायदा उठाइए, सारे कोर्सेस आपको अप टू 80% ऑफ पर अवेलेबल है। 2 कूपन कोड का आप यूज कर सकते हैं। लक्ष्मी 1000 से नीचे एमआरपी के जो कोर्सेस है उस पर आप अप्लाई कर दीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। और इसके अलावा 1000 से ज्यादा एमआरपी के जो कोर्सेस है वहां पर आप दिवाली कूपन कोड का यूज कीजिएगा, तो आपको यहां पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, चेकआउट कीजिए। काफी अच्छे कोर्सेस आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है, यहां पर मैं कुछ मेंशन भी कर देता हूं, पॉज करके आप देख लेना एक बार। जैसे आप एप्लीकेशन में विजिट करोगे तो आपको सारे कोर्सेस इजीली वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो फायदा उठाइए। दिवाली की सेल आप जानते हैं, दिवाली आने वाली है तो इस वीक और रहेगी, और उसके बाद आप शायद लेने से चूक जाएं कोई भी कोर्स, तो आप अभी उसे अवेल कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 29 अक्टूबर को नवा आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। नवे आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो देखिए, हाल ही में 9th आयुर्वेदिक डे मनाया गया है 29 अक्टूबर को। ठीक है, इसकी थीम की बात करें तो थीम है हमारे पास आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगर आप यहां पर नीचे देखेंगे तो आपको इसकी थीम दिखाई देगी। ठीक है, नोवा आयुर्वेदिक या आयुर्वेद दिवस है 29 अक्टूबर को। आयुर्वेदा डे आप बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आयुर्वेदा डे 9th। ठीक है, करेक्ट कीजिएगा। थीम की बात की गई है तो आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ थीम है 2024 में नवे आयुर्वेदा डे की। 29 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। ठीक है, करेक्ट कीजिएगा, आयुर्वेदा डे। देखिए, 29 अक्टूबर को भगवान धन्वंतरी, हिंदू धर्म में आपको पता है जो आयुर्वेद है चिकित्सा पद्धति, उसके देवता के रूप में पूजे जाते हैं भगवान धन्वंतरी। ठीक है, तो इनकी जन्म जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 29 अक्टूबर को, स्पेशली धनतेरस। ठीक है, धन्वंतरी जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। धनतेरस हम इसीलिए सेलिब्रेट भी करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में नवा आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया है 2024 में। भारत में जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय है, ठीक है, इसके द्वारा इसे अनाउंस किया गया था और सबसे पहली बार 2019 में सेलिब्रेट किया गया, और 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। अब 2024 में सेलिब्रेट किया गया है नवा आयुर्वेदा डे। ठीक है, आयुर्वेद को बढ़ावा देना है ना, क्योंकि देखिए एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है भारत में आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेदा में जो जिक्र देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी डिसीज भी आयुर्वेद के माध्यम से ठीक की जा सकती है बिना किसी सर्जरी वगैरह के। तो काफी आयुर्वेदा में काफी ऐसी चीजें हैं जो कि देखिए प्राचीन काल से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो यूज करते आ रहे हैं। तो इसी पद्धति को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेदा डे मनाए जाने का। तो 9th आयुर्वेदा डे मनाया गया कब? 29 अक्टूबर को इस साल। ठीक है, आयुर्वेद भारतीय इतिहास में हमें लगभग 5000 साल पहले से देखने को मिलता है। जब वेदों का विकास हुआ उस समय से हमें कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर में आयुर्वेद देखने को मिलता है। जीवन के विज्ञान के नाम से भी आयुर्वेदा को जाना जाता है। ना केवल देखिए फिजिकल हेल्थ के लिए तो जरूरी है ही, इसके अलावा मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी आयुर्वेदा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। आयुर्वेदा का बहुत ही ज्यादा महत्व है इंडियन कल्चर में, तो उसे बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेदा के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। कब? तो ये धनतेरस पे मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस साल 2024 में ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, तो इजी हो जाता है आप सभी के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या था, हम एक बार देख लेते हैं। 29 अक्टूबर को नवा आयुर्वेद या आयुर्वेदा डे मनाया गया। थीम की बात की गई थी तो आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? सॉरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके नए चेयरमैन हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं विपिन कुमार। कौन अपॉइंट किए गए? विपिन कुमार। ठीक है, देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में एयरपोर्ट का एक संघ है। ठीक है, एक अगर हम देखें तो भारत में एयरपोर्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए कौन? विपिन कुमार। ठीक है ना, यह है विपिन कुमार। आप यहां पर इमेज देखिए। अक्टूबर 2024 में विपिन कुमार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। अभी तक एक एक्टिंग चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे इस पद पर एम सुरेश। इन्हें भी हमने पहले डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो, लेकिन ये एक्टिंग चेयरमैन थे एम सुरेश। अब परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं विपिन कुमार, जो कि बिहार कैडर के 1996 बैच के एक ऑफिसर है।
तो विपिन कुमार वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पर हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में। एयरपोर्ट के मैनेजमेंट और संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही जिम्मेदार है। हवाई अड्डों का प्रबंधन करना, रखरखाव करना, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये सारे काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। मिनी रत्न कंपनी है, मैंने महारत्न तो नहीं बोला ना, मिनी रत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा इसको। तो मिनी रत्न कंपनी है कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1995 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, ठीक है। चेयरमैन कौन वर्तमान में? विपिन कुमार। भारत और कौन सा देश मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएगा? तो आपको पता है इंडिया और स्पेन, ये दोनों देश मिलकर 2026 को, है ना, ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने वाले हैं। इंडिया और स्पेन, यूरोपीय देश। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना। इंडिया और स्पेन, आपको पता है अलग अलग सालों को अलग अलग इंटरनेशनली भी अलग अलग रूप में मनाया जाता है। मिलेट्स ईयर के रूप में भी मनाया जाता है ना, बायोडाइवर्सिटी ईयर के रूप में भी मनाया जाता है। इंडिया और स्पेन मिलकर 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाएंगे। स्पेन की हमने इसलिए बात की है क्योंकि स्पेन के जो पीएम है पेड्रो साnchez, ये अभी भारत की यात्रा पर थे और यहां पर इंडिया और स्पेन के पीएम के मध्य में, नरेंद्र मोदी और पेड्रो साnchez के मध्य में काफी सारे बोल सकते हैं डील हुई है, काफी सारे समझौते हुए, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट को लेकर आपस में सहमति बनी है, सीमा शुल्क और इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी अलग अलग चीजों को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने डॉक्यूमेंट्स साइन किए हैं। इसी क्रम में दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि भैया 2026 को हम दोनों देश संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाएंगे। दोनों देश अपने यहां पर एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करेंगे। इंडिया में स्पेन के कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, स्पेन में इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, ताकि दोनों देश एक दूसरे के जो कल्चर हैं उसको करीब से जान सके और दोनों देशों के जो लोग हैं एक दूसरे के देश में ट्रेवल करने के लिए, संस्कृति को अनुभव करने के लिए एक दूसरे के देशों में जाए, जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी मिलकर दोनों देश अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से इंडिया और स्पेन मिलकर नॉर्मली 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने वाले हैं। तो इंडिया और स्पेन, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया? भारत माता सरोवर, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया। देखिए जो सरोवर बनाया गया ना, कहां पर? गुजरात में, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया है। 4,800 करोड़ रुपए से अधिक अलग अलग प्रोजेक्ट्स गुजरात में इनॉग्रेट किए गए भारत के पीएम के द्वारा। इसमें से भारत माता सरोवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात के अमरेली जिले में, ठीक है। सरोवर मुख्य रूप से वाटर मैनेजमेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। गुजरात में वाटर कंजर्वेशन को काफी देखिए हाईलाइट किया जा रहा है, काफी सारे प्रोजेक्ट इसके लिए लॉन्च किए गए और इसी क्रम में भारत माता सरोवर को हाल ही में निर्मित किया गया और इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम के द्वारा करवाया गया, ठीक है ना। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है भारत माता सरोवर, कहां पर? गुजरात के अमरेली में। हाल ही में भारत के पीएम ने इसे इनॉग्रेट किया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस बैंक को वर्ष 2024 के बेस्ट बैंक अवार्ड से सम्मानित किया? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन यूएसए की एक मैगजीन है,
इसने भारत के एसबीआई को 2024 के बेस्ट बैंक अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है, एसबीआई को। ठीक है, कैजुअल फैक्ट देखेंगे हम। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिकन मैगजीन है, यूएसए की मैगजीन है, यह हर साल बेस्ट बैंक अवार्ड जारी करती है और 2024 के लिए इसने बेस्ट बैंक अवार्ड दिया है भारत के एसबीआई को। ठीक है ना। नॉर्मली वॉशिंगटन में इस मैगजीन का जो बैंक अवार्ड फंक्शन हुआ था 31वां, इसमें भारत के बैंक एसबीआई को यह अवार्ड दिया गया, बेस्ट बैंक अवार्ड। क्यों भाई? तो देखिए एसबीआई आपको पता है भारत में सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ग्राहकों का भरोसा जीतकर पूरे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसे हाल ही में बेस्ट बैंक अवार्ड दिया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मतलब सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए एसबीआई ने बहुत ही शानदार काम किया। अगस्त 2024 में CS शेट्टी एसबीआई के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए थे। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद रखना। CS शेट्टी वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं और अब एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने बेस्ट बैंक अवार्ड से सम्मानित किया है। कहां की मैगजीन है? अमेरिकन मैगजीन। आगे बढ़ेंगे। किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की? अगर आप मैचेस देखते होंगे, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते होंगे तो आपको पता होगा मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। आंसर है, हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर और बैट्समैन मैथ्यू वेड इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, काफी लंबा करियर रहा है, 13 साल तक ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए इन्होंने क्रिकेट खेला है और काफी सारे मैचेस खेले, जैसे अगर इनका हम टोटल हिस्सा देखें तो देखिए 36 टेस्ट इन्होंने अपने पूरे करियर में खेले हैं। इसके अलावा 97 वनडे, 92 T20 क्रिकेट मैच, काफी लंबा करियर रहा है, 13 साल का ऑस्ट्रेलियाई टीम में। मैथ्यू वेड हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आंसर ले लिया हमने ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे आइए। रेलवे सुरक्षा बल ने आरपीएफ ने किस स्थान पर डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया? तो रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में देखिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। देखिए शौर्य का डिजिटल स्मारक, एक्चुअल में डिजिटल स्मारक क्या है पता है? एक पोर्टल है, समझना, ये कहीं पर स्मारक नहीं है, एक पोर्टल है। आरपीएफ ने दिल्ली में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का हाल ही में शुभारंभ किया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये एक डिजिटल पोर्टल है, इस पोर्टल पर आरपीएफ और आरपीएसएफ के जितने भी शहीद जवान हैं, ऑलमोस्ट 1011, इन शहीदों की यहां पर सूची देखने को मिलेगी जिन्होंने सर्विस करते हुए देश के लिए अपने प्राण गंवाए। अब यहां पर यह है कि पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक भी इस डिजिटल फॉर्म्स में जाकर शहीदों की तस्वीरों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और देश के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है, जो अपना बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको यहां पर जाहिर कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है? आरपीएफ और आरपीएसएफ के शहीदों का सम्मान करना जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए हैं, उसके लिए जारी किया गया है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। कहां पर? नई दिल्ली। ओके, डन। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023, इंडेक्स 2023 का अब जारी हुआ, इसमें भारत की रैंक की बात करें तो ये 79 है। समझ नहीं आया सर? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक्चुअल में क्या है, तो हमको समझ में आएगा। देखिए अमेरिका के इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये इस इंडेक्स को जारी करता है। ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रिपीट करता हूं, अमेरिका का इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट।
ये जारी करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है ना, किसी भी देश में ये नापता है कि किसी भी देश में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, कानून व्यवस्था कितनी इजी है, लोगों तक कानून व्यवस्था कितनी आसानी से पहुंच पा रही है, जो लॉ बने हैं लोग उसको कितना अच्छा समझते हैं और कितना अच्छा पालन करते हैं, और लॉ भी एक्चुअल में लोगों के लिए कितने ज्यादा इजी हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखिए लॉ का पालन तब होगा जब लोगों के लिए वो इजी हो, है ना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करे, अच्छा व्यवहार करे। तो ऑल ओवर जो कानून व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, इस आधार पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, जिस भी देश में कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा बढ़िया होगी, लोग पालन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छी कानून व्यवस्था है, इस इंडेक्स में ऊपर होगा, और जहां पर बेकार है वो इंडेक्स में पीछे खसकता जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 8 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर यह पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। सरकारी शक्तियों की सीमाएं क्या है? ऐसा तो नहीं है कि भैया गवर्नमेंट डिक्टेटर होती जा रही है, लोगों के अधिकार की धज्जियां उड़ रही है ना, ये एक इंडिकेटर है। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है या कितना कम है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है कि नहीं, मौलिक अधिकार लोगों के कितने ज्यादा प्रोटेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, है ना, किसी भी देश में व्यवस्था और सुरक्षा कितनी ज्यादा अच्छी है, और इसी प्रकार के 8 इंडिकेटर्स है, इसके आधार पर पूरे इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब इस इंडेक्स की बात करें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023, तो इसमें 142 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया, और भारत को लॉ के मामले में, अच्छे लॉ के मामले में रैंक दी गई है 79। कौन सी? 79। इतनी ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है इंडिया की इंडेक्स के अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं इंडिया की रैंक कम है, क्योंकि भैया इंडिया के काफी सारे सेक्टर में जो रूल ऑफ लॉ है उसमें गिरावट है, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स है वो काफी इफेक्टेड है लोगों के, ऐसा मानना है इस इंडेक्स का, है ना। अदर करप्शन ज्यादा है ना, जुडिशियल इनएफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब न्यायपालिका काम नहीं कर पा रही किसी भी दबाव में, या फिर जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं इंडिया को 79th रैंक पर रखा गया है 142 देशों की सूची में, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर इस इंडेक्स में देखने को मिलता है डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। सेकंड पर आता है नॉर्वे, और थर्ड पर फिनलैंड, यूरोपीय देश। यहां पर कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, ऐसा मानना है इस इंडेक्स का। इंडिया की रैंक है 79। एशिया के देशों में नेपाल की 69 है और श्रीलंका की 75, मतलब ये हमसे आगे हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। और फिर तीसरे नंबर पर एशिया में देखने को मिलेगा 79th रैंक के साथ इंडिया। और अदर नेबर कंट्रीज की बात करते हैं तो चाइना 95, बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 129, अफगानिस्तान 140। ओके, तो ये अलग अलग रैंक है। सबसे आखिरी में रखा गया है वेनेजुएला को 142 रैंक पर। डन। तो यहां पर इंडिया की रैंक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में कौन सी है? तो 142 कंट्रीज में इंडिया की रैंक हो जाती है 79। आंसर मिल गया। ठीक है, देखिए कमेंट मैंने देखा था, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप पैसा को पैसा या फिर कुछ, शायद प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम उनको लगा हो। तो देखिए अलग अलग एक जो हमारे स्टूडेंट है उन्होंने रिप्लाई भी किया था उस कमेंट पे। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग जो रीजन होते हैं ना, उसके आधार पर लोगों की जो लैंग्वेज होती है ना वो बदल जाती है। तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, हो सकता है कभी कभी कुछ अलग आपको लगे। ठीक है, क्योंकि जहां पर मैं रहता हूं ना वहां पर भैया को भैया बोलते हैं, भैया, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको मिल सकता है। ओके, ठीक है, पर आप समझिए कि समझने की जो हमारी भावना है ना वो तो एक जैसी, भले ही हमारी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाए इधर उधर, समझने की भावना एक जैसी है। पैसा बोलूं, पैसे बोलूं, रोकड़ा बोलूं, मनी बोलूं, आप वही समझेंगे जो वो है। ठीक है, तो ठीक है, हो सकता है कि कभी लैंग्वेज का आपको बैरियर लगे, पर इतनी ज्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे, है ना। ठीक है, इतनी सी चीज थी, आई होप समझ पाए होंगे आप। चलिए, तो यहां पर हमने 30 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया।
इजी थे सारे करंट अफेयर। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की, है ना। अक्टूबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया? तो कहां पर भाई? गुजरात। किस देश ने 6th ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो अफगानिस्तान ए। हाल ही में प्रसिद्ध फिजिसिस्ट और पद्मश्री प्रोफेसर रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है 2019 में। भारतीय पहलवान चिराग चिकारा ने अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में। सांसद तेजस्वी सूर्या ने आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है। तेजस्वी सूर्या एमपी हैं कहां से? कर्नाटका से। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर। शेर गुल फरोशा या फूल वालों की सैर उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है कहां पर? नई दिल्ली। अक्टूबर 2024 में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में किसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो सुकांत कदम। आगे आए, देखिए। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट स्कैम की बात की थी। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित एक टर्म है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की थी। सोहराई पेंटिंग का संबंध भारत के झारखंड राज्य से है। आंसर डी। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। आंसर ले लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं कल वाले। गुजरात विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 182। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो अफ्रीका में नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। और लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो यह टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ शहर है लंदन। ठीक है, तो तीनों के आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? और गदर पार्टी की स्थापना इतिहास में किसने की थी? तीनों ही क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।